guys, we are right back after the break. So सर जैसे भी आप बात कर रहे थे, एक बड़ा आज आपका अदर साइड जो हमारा था, I would say was very different, and I'm really thankful to you because I believe you spoke your heart out. सर उसमें आपने एक बड़ा एक important factor highlight किया, inspiration का, which I believe is truly one of the things which is lacking, जो कि lack करता है हमारी young generation. तो एक तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि in your case, whom do you see as an inspiration? कि ऐसी पर्सनैलिटी जिससे मिल के आपने फील किया होगा हाँ जी ये एक चीज़ थी जो कि हमें होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, हाउ डू यू सी कि जो इंस्पिरेशन की है जो यंग जनरेशन के लिए, उसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, जो पर्सनैलिटी से तो बेतहाशा पर्सनैलिटीज़ हैं जिससे यू गेट इंस्पायर्ड एंड यू गेट इंस्पायर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसे आपने कहा, मैं इंस्टीट्यूट में भी रहा, मैं साफा में भी रहा, मैं IFAC में 9 साल से इन्वॉल्व हूँ एक कमेटी के अंदर जो PAO डैग है, जिसका काम है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की डेवलपमेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करना ग्लोबली बेसिकली. लेकिन बहुत सारे लोकल लेवल के ऊपर, जैसे मैं कहूँ कि एक दफ़ा एक छोटी सी आपको बताऊँ कि मैं बाबर अली साहब जो लम्स के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के हेड भी हैं और पैकेजेस के मालिक भी हैं, तो मैं जब प्रेसिडेंट था तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि वो मिलना चाहते हैं, तो मैं चला गया उनके दफ्तर. सो मेरा टाइम, मेरी भी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम की पाबंदी की जाए, तो मैं अपने टाइम से कोई 5, 7, 8 मिनट पहले उनके PA के पास पहुँच चुका था. तो उनके PA ने मुझे कहा कि आप सर इधर तशरीफ़ रखें मेरे पास. तो जब बाबर साहब को मिलने, मेरे साथ ही कमरा है, जब 1 मिनट रह जाएगा तो आई विल टेक यू देयर. राइट. तो ये भी कोई 5-6 साल पुरानी बात है. बाबर साहब उस वक्त भी कोई 80s के अंदर होंगे. राइट. सो जब वो 1 मिनट रह गया और वो मैं खड़े हुए और उसने घड़ी देखी और 1 मिनट रह गया और उसने कहा चलें सर, तो मैं चले. तो जब बाबर अली साहब को उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाबर अली साहब खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे. अच्छा. सो आई वॉज रियली शॉक्ड कहना चाहिए, इंस्पायर्ड टू सी कि वो कितने मेटिकुलस हैं और उनका क्या मैनरिज्म है to meet and greet. हालांकि being such an old man, he can take the privilege of not standing up. So that was very inspiring, I think, by Babar Ali साहब. नंबर 2 पूछा आपने कि जी बच्चों को क्या, आने वाले बच्चों को मैसेज है. आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन कि वो कैसे, इंस्पिरेशन क्या है. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग. मैंने तो पहले आपको पोइट्री का जिक्र किया, लेकिन आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं. मैं जहाँ मुजफ्फराबाद के जिस स्कूल में था, तो उस ज़माने में स्कूलों में होता था पोस्टर्स बच्चे जब बना के लाते थे तो दे यूज्ड टू डिस्प्ले ऑन द वॉल्स. यस सर. एक पोस्टर था जो मुझे कभी नहीं भूला. पहले तो मुझे उसको बड़ा सा मतलब समझ नहीं आया. जब मतलब समझ आया तो ही हेल्प मी इन माई कॉज. उस पर लिखा हुआ था, देयर इज ऑलवेज अ प्लेस ऑन द टॉप. देयर इज ऑलवेज अ प्लेस ऑन द टॉप. यार ये अब सब बच्चों को मैसेज है. आप समझते हैं कि यार ये तो मसलन अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, जी, प्रैक्टिस है, नौकरी है. आप देखते हैं बड़े आइकॉन को, आप कहते हैं यार ये तो पता नहीं इनकी खास किस्मत होगी कि लोग यहाँ पता नहीं क्या जिन होंगे कि ये ऊपर चढ़ के इधर पहुंच गए. बट ऐसी बात नहीं होती एक्चुअली. एक्चुअली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस ऑन द टॉप. सो टॉप के ऊपर जगह खाली होती है हमेशा. बेसिकली आपने स्ट्रगल करके क्लाइंब करके वहां पहुंचना होता है, और हर कोई पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड कि वो इसको अपने दिमाग में रखें. बिल्कुल सही. और मेहनत से बढ़ता चला जाए, और फिर कुदरत भी मदद करती है. ये नहीं होता नेचर, अल्लाह ताला यकसा हर किसी पे मेहरबान है. दिस इज अ वेरी ग्रेट मैसेज. बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी. ऐसे जो हम आजकल एक मुल्की जो हालात फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इज देयर. I mean, it's not a political question. जी. But as far as our economy is concerned and the way we have transpired, because you know हमारा ग्राफ काफ़ी हद तक कुछ वेरी रहा है, मैं कहूँगा, मतलब स्टडी नहीं है. अगर मैं हम बात ग्रोथ की ना भी करें, तो आप कैसे देखते हैं जो अब हालात चल रहे हैं और आगे आने वाली भी सिचुएशन है? ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल है. मुझे आज तक याद है कि 2001 में जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई जो कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए थी. सही. और वो एक शाहिद हुसैन साहब वर्ल्ड बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो रिटायर हो गए थे, वर्ल्ड बैंक में नंबर 2 थे. वो हमारी कमेटी के चेयर थे. तो उसकी एक रिपोर्ट बनी, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है वो रिपोर्ट.
सो मैंने जब मैं अब वो आपसे बात कर रहा हूँ 2001 की, यानी 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट में हमने प्रियम्बल में लिखा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बड़े मखदूश हैं। सही। हम जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से जब हम डेट को सर्विस कर देते हैं, सही, तो हमारे पास हार्डली पैसे बचते हैं अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए और अपनी सिविल सर्विसेज के लिए बेसिकली। और ये सारा जो डेवलपमेंट है ये हमें लोन लेके करनी पड़ती है, जिससे कि लोन बढ़ता चला जा रहा है। ओके। सो अभी मैंने 2 साल पहले, मेरे ख्याल साल पहले दोबारा आर्टिकल लिखा, तो मैं अपना पुराना लिटरेचर देख रहा था। तो अब आप करंट पे आ जाएं, टू डेट आ जाएं। यानी ये जो बजट बिल, मुझे नहीं पता जो एक्ट आया उसमें क्या है, बट जो बिल था आपको याद होगा 7 ट्रिलियन का इन्होंने टारगेट रखा। 7 ट्रिलियन का टारगेट। तो 7 ट्रिलियन है, उसमें से कोई 2.9 ट्रिलियन इन्होंने सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 18 अमेंडमेंट के बाद। तो 3 कर लें तो 7 में से 3 जाएं तो 4 ट्रिलियन रह जाते हैं। अब खौफनाक सिचुएशन ये है कि उस 4 ट्रिलियन में से 3.6 डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है, 3.5 या 3.6 ऐसे ही। तो उसके बाद हमारे पास 500 रुपया बचता है, जिससे कि हम हार्डली, हमारा डिफेंस बजट ही 1.5 ट्रिलियन है, यानी डिफेंस बजट भी पूरा नहीं कर सकते, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी नहीं कर सकते, पेंशन भी पूरी नहीं कर सकते, व्हाट टू टॉक ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप खुद सोच लें कि आप ऐसे, आप घर के सरबराह हैं और आपके जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हैं और कि वो आपकी तनख्वाह से 20% भी मीट नहीं होते, और 80% के लिए आप लोन लेते जा रहे हैं, और लोन ले लेके भी सिचुएशन ये आ गई कि आप बस्ट कर गए हैं बेसिकली। तो जो सर आपका पॉइंट में समझ आया कि प्रॉपर्ली वी आर एट अ वर्ज कि जहाँ पे एज अ नेशन वी शुड कंट्रीब्यूट इन आवर रोल, वी शुड डू बी सीरियस अबाउट इट, और हमें, चाहे हम टैक्स पेयर हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, हमें अपने अपने रोल में कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे टू कम आउट ऑफ दिस। यार मेरे ख्याल में तो देखें, ये अब एक बड़ी सीरियस टॉक है जो हमें करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं बेसिकली, बिल्कुल सही, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, सम बेसिक इश्यूज हैं। कुछ ऐसे हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है। और एक बात जो बड़े अरसे से हो रही है कि हमें एक इकनॉमिक चार्टर पे इकट्ठे होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और महफूज रखे। मैं कल परसों बांग्लादेश के फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर का बयान पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग में, और उसने कहा कि हमने $800 मिलियन का जो एलसीज खोली थी, तेल जिनका में आया, हमने उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया, और अब दुनिया का कोई मुल्क हमें तेल देने के लिए तैयार नहीं है विदाउट एडवांस पेमेंट। और उसने कहा कि हम आज से तेल की सेल बंद कर रहे हैं टू एवरीबॉडी एक्सेप्ट फॉर पावर जनरेशन, टू आर्म्ड फोर्सेज ऑफ श्रीलंका एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन श्रीलंका। और उसने कहा कि कल से हमने तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए हैं और लोगों को कहा है कि वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने खबर पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब दैट टेल्स यू पाकिस्तान और श्रीलंका तो एक छोटा मुल्क है, 2 करोड़ का, ये तो 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। सो ये बड़े ख़तरनाक हालात हैं, उसमें बड़ी सीरियसनेस की ज़रूरत है और आवाम को बर्डन बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे नहीं हैं। सही। और वो गैस और बिजली के जो हम मसाइल हैं हमारे, और जो तेल के हैं, वो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज नहीं कर सकती। और पहला मकसद है पाकिस्तान को बचाना। पाकिस्तान बच गया तो सारे बच जाएंगे, मुश्किल तो शायद हालात हो जाएंगे लेकिन बच जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक वी नीड अ वेरी सीरियस डिबेट, दैट्स इटसेल्फ अ वेरी बिग डिबेट। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज यू नो आई एम बाउंड टू आस्क दिस टू यू विच प्रॉब्ली, बिकॉज आप आईफैक्ट में भी रहे और आपने इस टॉपिक पे बहुत बात की, और एक जो बहुत बड़ा गैप हम देखते हैं हमारे जो आज की यंग जनरेशन जो है, स्पेशली जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, न्यूली क्वालिफाइड, उनका एक बॉटलनेक आता है कि वो ये फाइनेंस और अकाउंटेंसी की दुनिया से बाहर आके ये नहीं सोचते कि प्रॉब्ली यू नो यू कैन बी द बिजनेस एक्सपर्ट्स एज वेल, यू कैन बी द नेक्स्ट CEOs रादर देन द CFOs। तो इसके ऊपर मैं एक आपसे कमेंट ज़रूर चाहूँगा। ये भी बड़ी लंबी बात है। देखें एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम लीडर्स प्रोड्यूस नहीं करते। मैं हमेशा से काउंसिल में भी रहा 8 साल, तो मैं कहता था हम लीडर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम अकाउंटेंट प्रोड्यूस करते हैं हु आर वेरी कॉम्पिटेंट बट दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्टैंड अप एंड स्पीक
and convince the board or stakeholders. That's a bigger issue basically. Exactly. एक तो वो एंगल है बेसिकली, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब अगर उस पाथ पे ट्रेड करना है तो हमें पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा सा सिर्फ टिल्ट करना पड़ेगा। और मैं बड़ा इसका हामी हूं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्वालिटीज किसी बच्चे के अंदर लाती है, एक्सेप्शन तो प्रूव द रूल, वो तो कोई ऐसी बात नहीं होती, वो जो है ना एक्सेप्शन, वो हमें बिजनेस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को ज्यादा लाना पड़ेगा टुवर्ड्स दी, वी नीड टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट टू दिस प्रोफेशन बेसिकली। जब वो आएगा तो हम फिर फर्दर वी कैन क्लाइंब अप। यानी आपका इशारा जो मैं समझा हूं प्रॉपर्ली, द LAMS and IBA brains should come in the ICAP, LAMS IBA और बट whosoever is bright। अच्छा, इसमें हमारे अंदर कोई वो भी नहीं होना चाहिए कि कोई और अकाउंटिंग प्रोफेशन है। मैं कहता हूं भाई टैलेंट आपको जहां से भी मिले, सही, किसी अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशन से मिले, बेस्ट यूनिवर्सिटी से मिले। मैं तो कहता हूं इंजीनियरिंग का बच्चा भी अगर सीए करना चाहता है तो उसको आप इजाजत देंगे वो सीए करे, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट एक जो इशू है, जो मैं एक्चुअली मैं इफेक्ट जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, तो वो उन्होंने मैं एजेंडा भेजा था, तो उस एजेंडे में थीम है एजुकेशन, और उन्होंने सब थीम्स उसमें डाली हुई हैं, जिसमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी है, जिसमें एंटी करप्शन भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। तो वो मेरी चेयर प्री मीटिंग से पहले बात करती है, तो मैंने उसे कहा भाई ये देखो एक प्रॉब्लम है बेसिकली, तुम लोग ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी इज अ टूल, इट्स नॉट इटसेल्फ। मैंने कहा टेक्नोलॉजी कैन बी डिस्कस सेपरेटली, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी टेबल पे बेसिक एजुकेशन में ऑलरेडी इतना मटेरियल है कि उसके लिए शायद डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो उसने कहा तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ जाएंगी शायद। सही। जैसे मैंने उसे कहा मेडिसिन का प्रोफेशन है, सही, मैंने कहा बेसिक एमडी तो अमेरिका में हर कोई हो जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन फिर स्पेशलाइज्ड न्यूरो, ब्रेन की सर्जरी की न्यूरो सर्जन चाहिए, बिल्कुल सही, और न्यूरो के अंदर बच्चों के लिए पीड्स न्यूरो सर्जन चाहिए, वो भी जनरल नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आपने सीए में किया ही कुछ नहीं, आप लोगों में ग्लोबली किसी ने नहीं सोचा। सो वी हैव टू थिंक। मैंने कहा भाई अब मैं ऑडिटर हूं, मैं आपकी सारी स्टैंडर्ड्स समझता हूं, मैं आपके ऑडिटिंग स्टैंड समझता हूं, अकाउंटिंग स्टैंड समझता हूं, क्वालिटी प्रोसेसेस मुझे पता है, ऑडिट के प्रोसीजर्स सारे पता है, मैं ट्रेंड हूं, लेकिन अब आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ले आए हैं, तो क्या ये नहीं अच्छा कि हम कहें कि भाई फर्दर स्पेशलाइजेशन है, एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो टैक्स प्रैक्टिस करता है, उसकी बला से उसको कुछ चीजें रेलेवेंट नहीं है उसके लिए, बिल्कुल सही, जैसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं पब्लिक फाइनेंस, बेसिक्स का पता तो होना चाहिए, वो तो मुझे पता है क्यों मैं अकाउंटेंट हूं, लेकिन उसकी स्पेशलाइजेशन हमेशा अलहदा करनी चाहिए। और ये टाइम आ गया है कि इस पर हम ग्लोबली डिबेट करें। और टेक्नोलॉजी, मैंने उससे कहा तुम टेक्नोलॉजी की बात कर रही हो, दुनिया तो मेटावर्स में जा रही है, आपको तो एज ए अकाउंटिंग प्रोफेशन ये सोचना चाहिए कि 20 साल बाद, मैकेंजी तो कहता है 5 ट्रिलियन की होगी इंडस्ट्री मेटावर्स 5 सालों में। सो मेटावर्स इज अ टोटली पैराडाइम शिफ्ट, उससे सारा शक्ल बदल जाएगी एजुकेशन की। मैं उसकी तो सोसाइटी एट लार्ज, बट मैं अगर एजुकेशन के एंगल से बात करूं सो और मैंने उसे कहा कि द अकाउंटिंग प्रोफेशन शुड बी अहेड ऑफ द कर्व। आप टेक्नोलॉजी तो जो बच्चा पढ़ के आ रहा है वो टेक्नोलॉजी पढ़ के आ रहा है, आप उस टेक्नोलॉजी की क्या बात कर रहे हैं आप बेसिकली। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो ए ग्रेट डिबेट, जिससे हमें लोकली भी, मैंने आई टॉक टू द चेयरमैन एटकॉम, जो हमारे दोस्त हैं फारूक, उनको भी मैंने कहा भाई ये एक डिबेट है जिसमें आप लोगों को एंगेज होना चाहिए कि फ्यूचर प्रूफिंग करें। हम देखें कि 2050 में प्रोफेशन की क्या शक्ल होगी, ग्लोबली भी और लोकली भी। तो फिर हम उससे फिर प्लान करें और अगर आप लोग एंगेज करें, बजाय कि हम करते हैं कैचअप जो आ जाता है। सही, बिल्कुल सही। तो ये बहरहाल ये भी एक लंबी डिबेट है यार। Chennai sir, it was a pleasure talking to you and it was a real honor to have you on our show. और मैं समझता हूँ it was a great experience for all the audience who have seen this episode as well. Thank you. So I'm really grateful for your time. So दोस्तों, आज की जो हमारी एपिसोड थी The Golden Hour with HQ, definitely we had a lot of things to be shared by नईम अख्तर शेख साहब, और हमने ये भी देखा कि जो लाइफ है वो ट्रांसपायर करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आज का जो मैं समझता हूँ सबसे अहम जो बेसिकली मौजू था वो ये था
कि we have to get our perceptions right. We need to know that how we think and the world look like what we think about it. Thanks for liking HasanKazi.blog.